हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। तो हमारे साथ आज 68 बीपीएससी के रैंक 14 मतलब जुड़े हैं, तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। हेलो अमर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू दयानंद। बहुत बहुत बधाई हो 14 रैंक लाने पे। थैंक यू। तो कैसे हो आप? अभी कहाँ हुई है पोस्टिंग, कुछ पता चला अभी? अभी हमारी विपार्ट में ट्रेनिंग पूरी हुई है, तो फिलहाल अभी पटना सेक्रेटेरिएट से हम लोग अटैच हैं। फाइनल पोस्टिंग अभी आनी बाकी है। तो अभी इस बार तो बहुत घुमाए हैं, सुने बिपाड़ वाले भारत दर्शन करा रहे थे, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब अच्छा खासा एक फुल फ्लेज्ड लवासना के तर्ज पे करने की कोशिश की गई है। तो केरला गए हम लोग, दार्जिलिंग गए, दिल्ली। तो अच्छा खासा एक हेक्टिक ट्रेनिंग शेड्यूल डेवलप हुआ है वहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा आप बताइए अपने बारे में, कहाँ से हो, कैसे कहाँ से पढ़ाई करी ग्रेजुएशन, और ये बीपीएससी करने का मोटिवेशन कैसे आया? तो जैसा कि मैं बिहार में भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और जमुई में एक स्कूल है सिमुलतला आवासीय विद्यालय, वहां से मैंने 12वीं तक की परीक्षा की थी। उसके बाद जैसा कि होता है कि फिर वो एक इंजीनियरिंग करना है, तो जेई की तैयारी करते हैं हम लोग। तो वो करते हुए फॉर्चुनेटली मैं आईआईटी बीएचयू में एडमिशन हुई मेरी। एंड देन उसके बाद फिर कॉलेज के टाइम में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि पब्लिक सर्विस में मैं जाना चाहता हूँ। तो वहां से फिर दिल्ली गया तैयारी करने हुए, और यूपीएससी बीपीएससी जो भी एग्जाम्स थे सेम तरह की उनकी तैयारी कर रहा था, और फाइनली 68 बीपीएससी मेरा सिलेक्शन हुआ। ये आपका पहला अटेम्प्ट था 68? टेक्निकली ये बीपीएससी का मेरा मेरा पहला अटेम्प्ट था, क्योंकि 67th का जो अटेम्प्ट था वो पेपर कैंसिल हो गया था, तो मैं दे नहीं पाया था। लेकिन इसके पहले मैं यूपीएससी के 2-3 अटेम्प्ट दे चुका था, और यूपी पीसीएस का भी एक इंटरव्यू दे चुका था। तो टेक्निकली कहने में अच्छा लगता है कि पहला अटेम्प्ट था मेरा, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि पहले अटेम्प्ट के पीछे कितने अटेम्प्ट्स होते हैं। तो यूपीपीएस जो यूपी वाला था, उसमें इंटरव्यू के बाद क्या हुआ मतलब? हाँ, वहाँ इंटरव्यू राउंड तक मैं गया था, बट अनफॉर्चुनेटली 18 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन वहाँ रुक गया था। सो दैट वाज अ बिग सेटबैक। उसके बाद से और बीपीएससी के प्रति और ज्यादा रुझान मतलब हो गया कि अब अपने स्टेट में जाएंगे, तो फॉर्चुनेटली अच्छी सर्विस और रैंक आ गई। तो इतना सब हुआ, आपने यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए, यूपी में लास्ट राउंड तक जाके इंटरव्यू दे के फिर नहीं हुआ, तो इतना होने के बाद अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हो कि लाइक करना ही है, करना ही है, हारना नहीं है? तो अभी जैसे हम लोग या और भी एस्पायरेंट्स होते हैं, वो 2 अटेम्प्ट देते हैं, फिर बोलते हैं क्या है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये करना है भी है कि नहीं, और कुछ भी ऑप्शन रखते हैं। ऐसा आपके साथ ऐसा क्या था, मतलब कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखे? मतलब एक इंग्लिश में कहावत है, बर्न योर ब्रिजेस। जब आप एक बार निकल जाते हो तो उस रास्ते को आप जला दो। सो मैंने कॉलेज में मतलब वो जो कोडिंग करने के लिए जो स्किल चाहिए उस पे काम नहीं किया था, क्योंकि वहीं से था कि यूपीएससी करना है। सो लास्टली रह गया कि अब यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस यही जा सकते हैं। सो पहली बात ये कि मेरे पास ऑप्शंस यही थे। दूसरी बात की कहीं ना कहीं भरोसा था, मतलब लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद पहला अटेम्प्ट हम लोग देते हैं तो लगता है कि हाँ सब सही है, पहले अटेम्प्ट में ही रैंक 1 ला के सब कुछ हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि नहीं, अपने आप में बहुत ज्यादा हर एक स्टेज पे लोग लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप पे फेथ होना बहुत जरूरी है, और वो फेथ कब आता है, जब आप अपने आप को एनालाइज कर पाते हो। सो मुझे पता था कि स्टेट पीसीएस का मौका मिलेगा मुझे देने का, मेंस इंटरव्यू तक तो मैं जरूर कहीं ना कहीं आगे निकाल दूंगा, और वैसा ही हुआ। ये तो सबसे बड़ी बात है, खुद पे फेथ रखना है ना, मतलब कि हम कर सकते हैं, हम जी हमें। सही है गाइस, जी। तो आप लोग नोटिस कर लें, हिम्मत नहीं हारना है, खुद पे भरोसा है तो कुछ भी कर सकते हो आप। तो अभी 69th का भी एग्जाम दिया था आपने? हाँ जी, 69th का भी, क्योंकि वो 68th का रिजल्ट हुआ नहीं था उस समय, तो 69th का भी प्रोसेस में दिया था मैंने। तो क्लियर हो गया प्रीलिम्स, फिर अभी मेंस का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं? हाँ, 69th का प्री क्लियर हो गया था, मेंस भी मैंने दिया। एक्चुअली 68th के इंटरव्यू और 69th का मेंस साथ साथ ही चल रहा था। सो अपने चांसेस बढ़ाने के लिए दोनों पे अपीयर होना जरूरी था, तो वो दिया, और अभी 69th का मेंस का रिजल्ट तो अभी अवेटेड ही है। तो आपको स्टूडेंट अपने आप को कैसे मदद करी इस हाँ 69th की तो प्रिपरेशन में? जी बिल्कुल, वहीं पर 69th का जब मैं दे रहा था प्री, तो वहाँ पे जो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड है उनके थ्रू पता चला था इस ऐप के बारे में।
एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि अभी भी मैं जब लोगों को बताता हूँ तो पीवाईक्यू के इम्पोर्टेंस को बहुत ज्यादा उस पर स्ट्रेस करता हूँ। तो उस ऐप में जो पीवाईक्यू के फीचर्स हैं ऑनलाइन कर लेना, मतलब कैजुअली लेटे लेटे कई बार मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, तो वो फीचर काफी सही था और वहां पे मैंने उसको कई दिनों तक प्रीलिम्स के लिए यूज किया था। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी बीपीएससी का ये ऐप है क्विज 20। ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी स्पेसिफिक ऐप है जो कि अभी मतलब नहीं मिलेगा कहीं भी। इसमें आप इंग्लिश में, हिंदी में, पीवाईक्यू, मेंस, प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, बिहार स्पेशल जो कि नॉर्मली कहीं नहीं मिलता आपको, बिहार स्पेशल वगैरह, और नोट्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, लाइक अभी सब कुछ है। और अभी नया फीचर ऐड हुआ है कि आप अपने आप से क्विज बना के दोस्तों के साथ क्विज शेयर कर से दोस्तों के साथ देख सकते हो कि कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। और अभी रोज लाइव क्विज अभी कराया जा रहा है, मॉक टेस्ट भी कराया जा रहा है। तो ठीक है, आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं, क्विज 20 ऐप है। तो थैंक यू अमन रिकमेंडेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। और जो भी आपने तो 67 नहीं दिया है, बट आप जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि 67 और 66 लाइक एक इजी लेवल पे था, और अभी 68 से इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। 69 में तो और भी ज़्यादा, मतलब करंट अफेयर से क्वेश्चन देख लो, इकोनॉमिक्स के देख लो, और ये सब मतलब काफ़ी, और मेंस के भी पैटर्न चेंज हुए हैं। तो आपने तो पहले नहीं दिया था, तो आप लाइक पैटर्न चेंज का तो आपसे बात नहीं कर सकते, बट आप कैसे इसको टैकल किए? यूपीएससी के प्रिपरेशन में फ़ायदा हुआ? यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे थे, इससे फ़ायदा मिला, या फिर आपने कुछ स्पेसिफिक करा इसके लिए? जी बिल्कुल, यूपीएससी का जो प्रिपरेशन था, जो कोर प्रिपरेशन था, उसका फायदा मुझे मिला क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुआ है वो यूपीएससी के लाइंस पे होने लगा। और जब हम बोलते हैं कि यूपीएससी के लाइंस पे होने लगा, मतलब वो जो फैक्चुअल जो रट्टा मार क्वेश्चन होते थे उनकी संख्या कम हो गई, ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं जो मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, यूपी पीसीएस की तैयारी की थी, तो उनका फायदा कहीं ना कहीं मुझे मिला था इस चीज में। तो आप ये सजेशन देना चाहोगे कि आप सबकी तैयारी करो, या फिर एक डेडिकेटेड बीपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी करो, ऐसा? जी, मैं तो यही बोलूंगा कि लाइंस जो है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की धीरे धीरे ब्लर हो रही हैं। चाहे यूपी हो चाहे बीपीएससी हो, बहुत धीरे धीरे सेम आ रही। फिर भी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म मान के चलना ही पड़ेगा कि क्योंकि जो यूपीएससी वाली जनता है वही बीपीएससी में आ रही है। ट्रेनिंग में हमने देखा बहुत सारे लोग, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल कोर बीपीएससी की तैयारी करके आ रहे थे, लेकिन मेजोरिटी वही लोग हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और एक दो अटेम्प्ट के बाद फिर इधर भी अपने अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हुए आए थे। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको टोटली यूपीएससी वाले बुक लिस्ट पर शिफ्ट करना है, लेकिन बीपीएससी का जो कोर बुक लिस्ट होता था उसको थोड़ा एक्सपेंड करने की जरूरत है। वहाँ एनसीईआरटी को इंक्लूड करने की जरूरत है। जो करंट अफेयर में विजन या फिर जो पॉपुलर कोचिंग के जो हम पढ़ते थे उनको ऐड करने की जरूरत है। हम अभी बुक लिस्ट पे आने वाले थे, आप पहले ही बता दिए। तो अभी बुक लिस्ट पे आते हैं कि आपने क्या फॉलो करा प्रीलिम्स के लिए और उसके बाद मेंस के लिए, या फिर ऐसा कुछ है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर हो जाए? आपने क्या किया था बेसिकली? जी, थोड़ा प्रीलिम्स और मेंस स्पेसिफिक अलग अलग हो जाता है। यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, कहीं पे थोड़ा सा बुक लिस्ट अलग अलग वैरी करता है। तो प्री की जहां तक बात है तो अपार्ट फ्रॉम जो एक स्टैटिक सब्जेक्ट होता है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आप पढ़ोगे, ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी 11-12 की पढ़ोगे, उसके जो उसी तरह सारे सब्जेक्ट्स के अलावा वहां पे बिहार स्पेशल के लिए क्राउन मैंने रेफर किया था। करंट अफेयर्स के लिए ईयरली कंपाइलेशन एडुटेरिया आता था, उसको किया था। ठीक है, तो घटना चक्र एक इम्पोर्टेंट एडिशन हो जाता है। खासकर जो लोग यूपीएससी की तैयारी करके इधर आ रहे हैं तो उनको घटना चक्र जरूर ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन अभी भी पूरी तरह से गया नहीं। सो प्रीलिम्स के लिए तो ये बुक लिस्ट लगभग था। और तो अभी हम क्विज 20 में जो भी घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन थे वहाँ से हमने हैंड पिक करके लाइक सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, यूपीएससी के, यूपीपीएससी के, और भी अदर स्टेट, एनडीए, सीडीएस, ये सब क्विज 20 पे ऐड कर दिया, ताकि आप अगर किसी कारण से बुक हर जगह नहीं कैरी कर पा रहे हो तो आप ऐप पर आराम से दे सकते हो। और मेंस के लिए भी यही बुक, मेंस में भी यही बुक चलेगा? मेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेसिफिक तैयारी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल जीएस 1 में हिस्ट्री, करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स आता है। तो हिस्ट्री में आप देखोगे थीम्स बहुत रिपीट होते हैं। वैसे अब नए नए थीम्स उसमें ऐड हो रहे हैं, लेकिन मैं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लेता था, मॉक की तरह देता था, उनको एनालाइज करता था, उसमें नया एडिशन करता था। फॉर एग्जांपल 1857, तो एक मेरे पास एक ऑलरेडी 1857 का एक नोट्स बना हुआ है, 1857 वाला रिवोल्ट का। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विक करके उन्होंने पूछा, मैंने उसका आंसर लिखा। अब हो सकता है एनालाइज करने के दौरान मुझे लगा कि नहीं, उसमें ये फैक्ट्स और डालने की जरूरत थी, तो फिर उसको और इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो मॉक्स, रिवीजन और नोट्स, इन तीनों में जहां तक कॉन्ग्रुएंस बना रहेगा उतना बेटर रहेगा। तो अभी बहुत सारे एस्पायरेंट्स ये मतलब जो मैं कोचिंग की वो नहीं कर रहा, बट लाइक भागते रहते हैं कि मुझे ये नोट्स दे दो, इसकी ये सीरीज दे दो, इसका ये एनसीईआरटी कंपाइलेशन दे दो। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे, लाइक कि सारे नोट्स के पीछे भागने से बेटर है कि आप एक दो स्पेसिफिक जो भी स्टैटिक चीज़ें हैं जैसे लक्ष्मीकांत हो गए या फिर एनसीईआरटी हो गया। अभी एनसीईआरटी है, अभी एनसीईआरटी के भी काफ़ी सारे कंपाइलेशन आने लगे हैं। तो कुछ बोलना चाहेंगे इस पे कि एस्पायरेंट्स को ये भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए इसके पीछे? देखिए, कोचिंग कहीं ना कहीं मेरा जहां तक एक्सपीरियंस रहा है, कोचिंग कहीं ना कहीं हमारा काम आसान करता है। जो कोचिंग के नोट्स होते हैं वो समराइज करके देता है, लेकिन वो तब जब आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, वो एक नेसेसरी इविल बन जाता है। अब फॉर एग्जांपल अभी 1670 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है और आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो आपके पास नोट्स के अलावा जाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन वो एक फुल प्रूफ तरीका नहीं है। फुल प्रूफ तरीका तो होता है जब आप बिल्कुल स्टैटिक बुक आपने पढ़ लिया, उसको रिवाइज कर लिया। सो आपको कहीं ना कहीं इस चीज को मान के चलना पड़ेगा कि नोट्स अपने आप में सफिशिएंट नहीं होते हैं। सफिशिएंट इस यहाँ पे कुछ नहीं है। बेटर यही है कि आप बिल्कुल जो स्टैटिक बुक है उनको पढ़ो, खुद से डेवलप करने की कोशिश करो। जी, बहुत सही बोल रहे हैं। अभी एक हमारे जो हमारे साथ जुड़ी है वो एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि हिस्ट्री में डेट्स याद नहीं रहते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब बार बार पढ़ना चाहिए या फिर आप कुछ और सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले डेट्स याद नहीं रहते ये अलग मुद्दा है। डेट्स कितने इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में। आपसे किसी ने कोई सवाल पूछा हिस्ट्री का और अगर आप टाइमलाइन ही नहीं दे पा रहे हो तो फिर वो हिस्ट्री का सेंस ही नहीं बन पाएगा। सो एग्जामिनर तो एक वो आंसर जिसमें डेट्स कहीं मेंशन नहीं है और एक वो आंसर जहां पर डेट्स मेंशन है। फॉर एग्जांपल सिंपल क्विट इंडिया मूवमेंट है तो किसी ब्रैकेट में किसी ने 1942 लिख दिया या फिर पर्टिकुलर डेट भी दे दी कि 8 अगस्त से शुरू हुआ था, तो इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्यों डेट्स याद रखने क्यों जरूरी है? क्योंकि इम्पैक्ट पड़ता है, इससे आपको उससे मार्क्स मिलते हैं। तो जब ये क्लियर हो जाएगा मोटिवेशन तो आप पढ़ोगे। दूसरी बात की करना कैसे, तो आप इसको लिखते रहो, देखते रहो। एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार देखो, लिखो, रिकॉल करते रहो। आपको उस चीज को जीना पड़ेगा कि ओके ठीक है, अब ये कहीं भाग नहीं सकते हैं। तो आप उसको 5-6 बार देखोगे, लिखोगे, तो अपने आप हो जाता है, रिटेन कर जाता है उतना ब्रेन में। सो हिस्ट्री के लिए डेट्स बहुत जरूरी है। जो भी चीज़ें आप बार बार देखोगे उसको लाइक रिकॉल करोगे, रिवाइज करोगे, तो वो चीज़ें याद हो तो जाती है। तो थैंक यू। जी। और मेन लाइक मेंस पे थोड़ा डीप में बातें करेंगे क्योंकि एक तो पैटर्न चेंज कर दिया इन्होंने। पहले था कि 6 क्वेश्चन होते थे उसमें से कोई 3 करना होता था, तो अपन 3 पढ़ के चले जाते थे। अभी क्या है कि एक ही क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन करके दे रहे हैं और एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर, तो शॉर्ट आंसर में भी काफ़ी कुछ। तो आप लाइक कितना लिखते हैं, कितना लिखना होता है, कैसे टाइम मैनेज करते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको फिर कैसे देखते हैं अपने आप को, कैसे जज करते हैं कि हम सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं? ये सब जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि मैं मॉक्स के पीवाईक्यू को ही मॉक्स की तरह देता था, तो उससे क्लियरली मेरे को पता चल जाए कि कितना मेरी तैयारी है, मेरी स्पीड कितनी है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है। सो मेरी ये स्ट्रैटेजी, पेपर अगर बिल्कुल एग्जाम में स्पेसिफिक बताऊं तो लॉन्ग क्वेश्चन को मैं पहले अटेम्प्ट करता था, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन से मैंने जहां तक देखा है मार्किंग जैसे होती है, 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आपने बहुत अच्छा लिखा तो आपको 4 या 5 मिलेंगे, सही बात। आपने एवरेज लिखा तो 3 या 4 मिलेंगे। सो वहां पर उस चीज का डिफरेंस बहुत कम है। लेकिन लॉन्ग आपने अगर अच्छा लिखा तो आपको 22 भी मिल सकते हैं और बहुत अच्छा नहीं लिखा तो 15 भी मिल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप लॉन्ग को पहले अटेम्प्ट करो। शॉर्ट को 2 पेजेस भरना हो सकता है, पॉसिबल ना हो तो 1.5 पेज भरो। आप उसमें डायग्राम्स का बहुत ज्यादा यूज करो। होता क्या है ना कि हम लोग बोर्ड्स के जिस तरह से आंसर लिखते हैं तो बिल्कुल भर भर के लिखते हैं, लेकिन जब आप यूपीएससी के टॉपर्स की कॉपी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि
डायग्राम, स्केचेस ये सब बहुत इनकॉर्पोरेट करते हैं और ये वर्ड्स को लिखने के लिए जो स्पेस होता है उसको एक मैनेज कर लेता है। सो आपको इस तरह से कॉपीज को देखनी होंगी, लिखनी होंगी तभी होगा। बहुत बहुत अच्छा सजेशन दिया है। इंटरव्यू पे आते हैं। अभी प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, अभी इंटरव्यू में कुछ कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे तो कुछ याद हो तो बताइए, या फिर कितने देर का होता है, कितने पैनल्स होते हैं, क्या क्या पूछते हैं, करंट से रिलेटेड पूछते हैं? इंटरव्यू तो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट होता है जो भी प्रिपरेशन का। सो मतलब एग्जाम स्टेजेस का। सो वहां पर लेकिन यूपी बीपीएससी इंटरव्यूज की ये बात है कि 8-10 मिनट ही चलते हैं, अनलाइक यूपीएससी जहां पर ये आधा घंटा 25 मिनट होता है। तो 8-10 मिनट में इंटरव्यू आपका होना है, तो वहाँ इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किस तरह से बोल रहे हो, कहीं आप गलत बोल रहे हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे जहां तक याद है मेरा करीमी सर का बोर्ड था। सो मुझसे मेरे ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस पे बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए थे। मेरी हॉबीज पे सवाल की गई थी, और मेरा जो इंजीनियरिंग का जो बीटेक का जो सब्जेक्ट था उस पे पूछा गया था। तो कुल मिला के 9-10 मिनट ही चले थे और एक इंगेजिंग था, मतलब आई एंजॉयड दैट प्रोसेस। ओके। और ऑप्शनल भी आपने जिक्र किया है, तो ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस लाइक अभी नॉर्मली ऑप्शनल का अब इतना वैल्यू रहा नहीं पहले जितना, अभी बस एज ए क्वालिफाइंग कर दिए हैं। पहले 300 नंबर का एक ऑप्शनल होता था, तो अभी कुछ बोलना मतलब कुछ सजेशन देना चाहेंगे ऑप्शनल कैसे चूज करें, या फिर हिस्ट्री चूज कर लें क्योंकि हिस्ट्री तो पढ़ते ही हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसा कुछ? देखिए ऑप्शनल का ये है कि मैंने 2 अभी यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए थे, 69th वाला भी दिया था। तो उसमें मैंने 68th वाला जो पीएसआर का ऑप्शनल देखा, वो पेपर बहुत थोड़ा कंपैरेटिवली इजी था, लेकिन 69th में मैंने देखा कि थोड़ा टफ बना दिया था उसको। सो अभी यहाँ पर ये खेल सकता है, एग्जामिनर जो है इस पे खेल सकता है। सो आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप ऑप्शनल वही चूज करें जिसमें आपने इन डेप्थ पढ़ा है। ये मिला के नहीं करे कि अच्छा जीएस यहाँ से कवर हो जाएगा तो वो कर लेंगे। मुझे ये पर्सनली बहुत सही तरीका नहीं लगता है। सो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते आए हैं और आपने एक ऑप्शनल चूज किया था तो बेटर गो विद दिस, ठीक है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश आए हैं और आप एक ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका ये है कि आप जो पीवाईक्यू 68 69 में हुए हैं उनको, जो भी आपने 2-3 सब्जेक्ट शॉर्ट लिस्ट किया होगा उनको उठाइए, उनको लिखने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद फिर जो यूपीएससी का मटेरियल है उस ऑप्शनल से रिलेटेड उसको लेके आप पढ़िए। तो इग्नोर नहीं करना चाहिए इस पार्ट को। तो हमारा प्रीलिम्स, हमारा मेंस, हमारा इंटरव्यू, हमारा ऑप्शनल सब हो गया। एक पार्ट बचता है अभी मेंस में, ऐसे राइटिंग। ये पहले नहीं था ऑप्शनल के, जब इन्होंने ऐसे राइटिंग लाया तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं। थर्ड सेक्शन जो बिहार के प्रोवर्ब्स होते हैं उस पर लिखना होता है, तो आप थोड़ा बताएंगे कि आपने कैसे तैयारी करी, कैसे लिखा स्पेसिफिकली थर्ड वाले सेक्शन में? जी बिल्कुल, जो थर्ड वाला सेक्शन है काफी यूनिक है, मतलब कहीं स्टेट पीसीएस में इस तरह का फीचर नहीं है कि बिहार स्पेसिफिक देंगे। तो उसके लिए क्या है ना कि आप जो बिहार स्पेशल कंटेंट प्रीलिम्स या मेंस के लिए पढ़ रहे हैं वही आपका फॉर्डर मटेरियल, ठीक है। तो आप उसके जैसे आपने पढ़ा कि बिहार में क्या खास है क्या नहीं, बिहार की हिस्ट्री में क्या ऐसा है, तो जो बिहार स्पेशल टॉपिक आएगा उसमें आप उसको थोड़ा सा बिहारीपन उसमें डालिए, उसमें दिखाइए कि आप देसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और प्रोवर्ब्स यूज कीजिए उसमें। कुछ एग्जाम्पल्स अगर कोई चल रहा है, बहुत लोकल चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैथिली ठाकुर को अम्बेसडर बना दिया गया इलेक्शन कमीशन का, तो उनकी जर्नी को आप लेके कर सकते हैं। दशरथ मांझी है, तो मैंने ऐसे 10-15 एनेक्डोट्स इकट्ठा किए थे। दशरथ मांझी हो गए, वशिष्ठ नारायण जी हो गए, आनंद कुमार हो गए, जो पद्मश्री 2-3 को मिला था उस साल जिस साल एग्जाम हुआ था, तो उनकी कहानियां क्या है उनको इकट्ठा की थी मैंने। तो आप उन चीजों को इकट्ठा करो, मॉक्स में इनको यूज करो, और आप देखोगे कि एग्जाम में भी आप फिर इन्हीं चीजों को उतार रहे होगे। सो इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे लिखना आता है अच्छे से तो बस इनको बिहार कंटेंट को उसमें ऐड कर लेना है। और बाकी 2 सेक्शन? बाकी 2 सेक्शन वो एज यूजुअल जैसे यूपीएससी के टॉपर्स के कॉपीज होते हैं, आप उनको पढ़िए। एक जनरल स्ट्रक्चर होता है कि एक केस स्टडी के साथ आप इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद उस चीज को डिफाइन करते हुए आर्टिकुलेट करते हैं, कोट्स इंक्लूड करते हैं। ऐसे को कई बार लोग जीएस समझ के उसमें फ्लो चार्ट वगैरह बनाने लगते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है।
तो वो आपकी आपके लैंग्वेज की दक्षता की परीक्षा है। सो आपको वहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करना है। आप मेटाफर्स यूज़ कीजिए, मूवीज़ को कोट कीजिए। ओलंपिक्स में बहुत सारी अभी इंटरेस्टिंग कहानियाँ चल रही हैं, उन चीज़ों को कोट कीजिए। तो जितना आप प्रेज़ेंट और पास्ट के एग्ज़ाम्पल्स, रेलेवेंट एग्ज़ाम्पल्स को डालिएगा, उतना ज़्यादा वो एग्ज़ामिनर को अच्छा लगेगा। सही है, बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। और जी। करंट अफेयर्स का जो पार्ट होता है मेंस में, क्योंकि आप बोल रहे हो कि पीवाईक्यू लगाते हो मॉक्स के हुँ, तरह, बट करंट अफेयर्स का तो आप पीवाईक्यू नहीं लगा सकते। वो तो अभी हुँ, जो हुँ। करंट चल रहा है उस पे फोकस करना होगा, तो उसके लिए क्या किया था? करंट के पीवाईक्यू तो आप नहीं लगा सकते हो, लेकिन पीवाईक्यू ज़रूर देखना है, क्योंकि आपको पता चलेगा उसमें कि किस टाइप की थीम्स बीपीएससी उठाता है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखोगे कि बहुत ब्रॉड थीम्स ही आते हैं। तो जो सपोज़ विज़न की मंथली मैगज़ीन है, हाँ, तो आप उसके इंडेक्सेस में जाओ, इंडेक्स में देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हुए हैं पॉलिटी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर बहुत दिनों से चल रहा है, इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट बहुत दिनों से चल रहा है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, और डेफिनेटली पास्ट में भी इन पे सवाल बने ही होंगे। बने। तो आप उन ब्रॉड थीम्स को उठाओ, उन पे नोट्स बना लो, और उसके बाद आर्टिकुलेट करना सीखो, क्योंकि अनलाइक यूपीएससी जहाँ पे या तो आपको 2 पन्नों में लिखने हैं और 3 पन्नों में लिखने हैं, यहाँ पे 5-6 पन्ने आ जाते हैं। सो आपको एक छोटी-सी बात को कैसे उसके बैकग्राउंड में घुस के उसको एलैबोरेट करना है, वो आना चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लेनिंग थिंग्स। जितना कंटेंट आपके पास रहेगा, फैक्ट्स रहेगा, मैप्स आप इतना इनकॉर्पोरेट कर पाओगे, उतना बेटर रहेगा। तो एक चीज़ और था, मेंस में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो लास्ट में लिखा होता है, कभी डिस्कस होता है, कभी होता है कि आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, कभी मतलब, तो इस पे इसका कुछ खास ध्यान रखना पड़ता है? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप, कैसे इसको फोकस किए थे? जी, रखना चाहिए, डेफ़िनेटली रखना चाहिए इस चीज़ का ध्यान। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस बार ये था कि शॉर्ट क्वेश्चन्स में कई बार क्रिटिकली एनालाइज़ करके वर्ड यूज़ हो गया था, और 2 पन्नों में उसको करना बहुत मुश्किल था। और कई बार लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत शॉर्ट में निपट सकता था, उसमें नॉर्मल डिस्कस लिखा हुआ है। सो थोड़ा-सा आप ध्यान रखो, जब डिस्कस बोल रहा है तो आपको जो आता है वो उसमें लिख दो। कमेंट जब बोल रहा है तो आप उसमें अपने व्यूज़ डाल दो। एग्जामिन जब बोल रहा है तो उसको आप कुछ एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश करो। जब क्रिटिकल एनालिसिस, एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन, इस तरह की चीजें आती हैं, तो आप उसको दोनों साइड पर देखो। फॉर एग्जाम्पल कास्ट सेंसस, क्रिटिकली एग्जामिन द कास्ट सेंसस गोइंग ऑन इन बिहार। ऐसा जब चल रहा था तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते थे। तो क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, और वहां पे आपको जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो भी अगर आप डालो तो बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अकॉर्डिंग टू this newspaper, Indian article published in this newspaper, it was argued that कि ये होना चाहिए। वो आपका क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, वो कंक्लूजन में फिर वो आगे आएगा। सो आप जब टॉपर्स की कॉपी, ये आपके मन में खुद से नहीं आएगा। यू अंडरस्टैंड, जो बीपीएससी के नए विद्यार्थी होंगे उनके मन में ये नहीं आएगा। तो आप टॉपर्स की कॉपी पढ़ो, ठीक है, आप उसको देखो कैसे लिखा, आप खुद से मॉक दो। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग योर ऑन एक्सप्रेशन स्किल्स, और दूसरों से सीखना। थैंक यू अमन। आपने सारे सवाल का बहुत ही डिसिप्लिन्ड और डिस्कस्ड होके, मतलब सब कुछ जितने आप एलोबरेट कर सकते थे सब आपने बहुत अच्छे से किया। अभी हम लास्ट क्वेश्चन जो, मतलब पढ़ते तो सभी हैं, मॉक और ये प्रैक्टिस सभी करते हैं, बट खुद को मोटिवेट रखना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना, जो आपने शुरू में बोला था खुद पे विश्वास रखना, ये सब चीज़ें बोलने के लिए तो लोग बोल देते हैं, बट थोड़ा प्रैक्टिकल होकर बताइए कि करते कैसे हैं, मतलब कैसे करना है, कैसे, लाइक आप अभी आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, किसी का फैमिली बैकग्राउंड से कुछ मोटिवेट लेते हैं, मतलब जो भी है, थोड़ा इस पे बात करेंगे कि कैसे रखना है, कैसे करना है, कैसे हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि वैकेंसीज तो उतनी ही आनी है, कम ही आनी है, लोग हर बार हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब दिमाग में चलता है कि इतने लोग हैं, इतने कम सीट है, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब से कैसे, ये सब चीज़ों को कैसे दूर रखें, कैसे एक सेल्फ जो होता है कि हमको ये करना है, वो चीज़ें कैसे करनी है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन आपने उठाया। यूजुअली ये चीज नहीं पूछा जाता है। सो प्रैक्टिकल आंसर अगर मैं जहाँ इसको देने की कोशिश करूँ, तो सच में कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। बहुत समय से लोग तैयारी कर रहे हैं, सर्विस में जो लोग हैं वो वापस दे रहे हैं। सो इन सब के बीच में अगर मैं ही अगर नए तरीके से एंटर कर रहा होता, तो ऑब्वियसली मेरा कॉन्फिडेंस हिल जाता।
तो मैं यही बोलूँगा कि अपने आप की एबिलिटीज़ को एक बार ज़रूर आप एनालाइज़ कीजिए, इसमें आने के पहले, क्योंकि अब बिल्कुल अंधे तरीके से आ जाना कि हाँ, सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, वो है नहीं। क्योंकि एक समय बाद फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। मैंने यूपीएससी में वो फ़ील किया था, इसलिए प्लान बी रखना ज़रूरी था। तो मैं यही बोलूँगा कि आप एक बार एनालाइज़ कीजिए, आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को समझिए, आप ये समझिए कि आप कर सकते हैं क्या? आप 8-10 घंटे डेली पढ़ सकते हैं क्या? कुछ दोस्तों को रखिए, फ्रेंड्स की बहुत इम्पोर्टेंस है। आज फ्रेंडशिप डे भी है, तो फ्रेंड्स की बहुत इम्पोर्टेंस है और जिसके साथ आप शेयर कर सके, अगर साथ में तैयारी करने वाला अगर पीयर ग्रुप आपका मिल जाता है अच्छा, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अकेले सेल थ्रू करना बहुत मुश्किल होता है इसमें। सो फ्रेंड्स रखिए, खुद को खुद को लिखते रहिए, स्ट्रेंथ वीकनेसेस को जर्नलिंग आप कर सकते हैं एंड हर एक अटेम्प्ट के बाद खुद को एनालाइज़ कीजिए एंड हर अटेम्प्ट इस तरह से दीजिए कि इट शुड बी माय लास्ट, ठीक है? और बाकी डेस्टिनी का रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इस टाइप के एग्ज़ाम्स में मैं हमेशा बोलता हूँ कि किस्मत प्लस मेहनत है। मेहनत आपके हाथ में है, किस्मत आपको पता ही नहीं है। सो कीप डूइंग दैट और अगर डेस्टिनी में होगा तो ज़रूर होगा, लेकिन अपने आप को लूज़ नहीं करना। सिलेक्शन होना ना होना ये नहीं डिफाइन करता है कि आप वर्दी हैं कि नहीं है। बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा वर्दी हैं, वो नहीं अभी आ सके हैं एंड बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ कि देखकर लगता है कि ये कैसे आ गए। सो ये आयरनी हमेशा बनी रहेगी, तो आप अपने आप को ज़रूर एनालाइज़ कीजिए, फेथ रखिए और अपने जो आपके चाहने वाले लोग हैं, उनके हित में ही फैसला लीजिए कि क्या करना है, कब रुकना है, कब जाना थैंक यू अमन। एक चीज़ और थी, ये आप इंग्लिश मीडियम से दिए होंगे पेपर, है ना? है। जी। हुँ। आपको ऐसा कुछ लगता है मीडियम से कुछ रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि हिंदी मीडियम वाले यूपीएससी का अगर एग्जांपल है तो रिजल्ट में जब आता है तो कहीं न कहीं बहुत कम रिजल्ट होते हैं हिंदी मीडियम से। तो ऐसा कुछ हुँ। यूपीएससी में देखने को मिला, मतलब कुछ एनालाइज़? यूपीएससी में तो थोड़ा हद तक ये सही भी है। बीपीएससी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सही है। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्टेट पीसीएस में मतलब मिला-जुला के लोग आते हैं। मैंने यूपी पीसीएस भी दिया था, वहाँ भी हिंदी मीडियम के लोग इनफैक्ट जब तक ऑप्शनल था तो हिंदी लिटरेचर जिनका ऑप्शनल हुआ करता था, खासे रैंक्स पर आते थे। सो बिहार में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। लेकिन आप बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ हो बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश तो मैं बोलूँगा कि इंग्लिश के साथ जाइए। क्योंकि मटेरियल की अवेलेबिलिटी फॉर एग्ज़ाम्पल एक ढंग का न्यूज़पेपर हिंदी मीडियम में बहुत ज़्यादा नहीं है, सही ठीक है? बात। फिर वही आपको हिंदू पढ़ना पड़ेगा या फिर कोई ट्रांसलेटेड मटेरियल हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसलेटेड मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। तो इफ यू आर लाइक 50-50 देन गो फॉर इंग्लिश बट आप हिंदी में ही कंफर्टेबल है तो आपको करना पड़ेगा और आपको कहीं न कहीं अगर लगता है कि आप डिसएडवांटेज हो रहे हैं, तो अपने कंटेंट को और टॉप नॉच बनाइए। बहुत सारे हिंदी के टॉपर्स हैं, उनको देखिए वो कैसे किए हुए हैं। तो थैंक यू अमन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जी, आप बिल्कुल। लाइक ये अंतिम, ये लास्ट क्वेश्चन है पक्का। आपको लगा था कि आप हुँ। आप 10th रैंक लाओगे, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी में, और ऐसा कुछ उम्मीद था कि इतना अच्छा रैंक आएगा? अ, बिल्कुल मगर मैं रिकॉल करूँ उस दिन को तो बस माइंड में ये एक्सपेक्टेशन थी कि लिस्ट में कहीं आ जाए। ऊपर हो नीचे हो बिल्कुल लास्ट बंदा अगर मैं उस लिस्ट में होने वाला हूँ, तो वो भी मेरे को मंज़ूर है, बट लिस्ट में कहीं कर दें। लेकिन मेरे फ्रेंड्स थे जो मुझे हाइप करते थे कि नहीं यू आर गोइंग टू गेट गुड रैंक दिस टाइम हर बार क्लोज़ होके जैसे यूपी पीसीएस में क्लोज़ होके नहीं हुआ था बट दिस टाइम गोइंग बट वही था कि मुझे नहीं पता था, वी नेवर नो कि हम कहाँ लाई करेंगे। बट फॉर्चुनेटली इसको मैं फॉर्च्यून ही बोलूँगा। मैंने अपना काम किया था एग्ज़ाम में डिलीवर करने की जो कोशिश की थी, वो की थी और फिर जैसा मेरे को दिखा आई वाज़ फुल्ली सैटिस्फाइड कि ठीक है मतलब एंड नाउ दैट फीलिंग हैज़ सिंक्ड इन नाउ। तो थैंक यू अमन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग गांव में रहते हैं, गांव से भी आप मतलब ऐसा कुछ किसी के वो, अगर आप चाह लो कि कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आप बन सकते हो। ऐसा कुछ ऑब्स्टेकल आपके रास्ते में आएगा नहीं कि ये नहीं है, वो नहीं है। जिसको बोलना होता है वो बोलते रहते हैं कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, कंटेंट नहीं मिल रहा है। जिसको करना होता है वो कर लेते हैं, है ना? सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। तो थैंक यू गाइज, दैट्स इट। हम लोग अब रैप अप करते हैं। आपको कुछ और डाउट हो, कुछ और भी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और इनका चैनल भी है टेलीग्राम पे,
वो भी लिंक में डाल देंगे, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। इनसे बात करना है तो कर सकते हो, कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू अमन फिर से आपका ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी थैंक्स जगह देवन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी जगह पोस्टिंग मिले। हाँ, जैसा भी हो हर जगह बराबर ही है। गवर्नमेंट सर्वेंट को हर जगह उतने ही मुस्तैदी के साथ काम करना चाहिए। लेट्स सी, पोस्टिंग अवेटेड। थैंक यू सो मच। थैंक बाय अमन। बाय।